जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का परिणाम एकेडमी के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम मैथ्स और रीजनिंग के आर्मी के सेट पेपर्स को कवर कर रहे हैं। जो राम सिंह यादव जी के बुक सॉल्यूशन आते हैं, जो राम सिंह यादव के सेट पेपर्स आते हैं, उनका सॉल्यूशन लेकर आता हूं मैं आपके लिए हर दिन। इससे पहले हम 3 सेट पेपर को कवर कर चुके हैं। आज हमारा 4th नंबर का सेट पेपर कवर करेंगे, ठीक है ना। जिसके अंदर हमारा पहला क्वेश्चन जो है, आपका पहला क्वेश्चन आपसे करा कि निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। निम्न में से मतलब इन सभी संख्याओं में से, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये चारों संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 से पूरी तरह से डिविजिबल है, ठीक है। तो 3 से विभाजिता का नियम कहता है, देखिए किसी भी संख्या का कहता है विभाजिता का अपना नियम होता है। तो 3 से विभाजित करके क्या करना है, हमें 3-4 ऑप्शन को चेक करना होगा। इसमें हमें क्या लगेगा, टाइम। इससे बेस्ट ऑप्शन है कि सर 3 से विभाजिता का एक नियम होता है। 3 से विभाजिता का नियम, 3 से विभाजिता का नियम क्या होता है, इस बात को समझना। 3 से विभाजिता का नियम क्या होता है। 3 से विभाजिता का नियम कहता है कि यदि आपकी सभी संख्या, मतलब जो भी एक संख्या, इसके सभी अंकों का यदि सम 3 से पूरी तरह से विभाजित होगा, तो वो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इसके अंदर हम चेक करेंगे कि देखिए, अब देखो आप यदि 3 से देखेंगे तो 3 के पहाड़े में क्या आता है, 3 और 3 से जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6, 6 से जोड़ेंगे 3 तो फिर क्या बनेगा, 9, और फिर 3 जोड़ेंगे तो 12। मतलब एक तरह से ये सर, ये जो 3 का टेबल बनेगा, और 3 का टेबल आपको पता है 3 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो इसी तरह से हम इसके अंकों का भी यदि सम करेंगे तो वो 3 से कटना चाहिए। तो देखिए 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 से 6 भी हो जाएगा आपका, 4 और 2 भी हो जाएगा आपका, ये 3 भी हो जाएगा, और यहाँ से अभी आपका 6 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पर 6 बन जाएगा, ये भी कैंसिल होगा। यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या होगा, 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। देखो और भी ऑप्शन है, मैं आपको चेक करा देता हूँ कैसे। देखो 3 से कट गया, 2 और 3 मिलकर 3 से कट जाएंगे, और यहाँ पर 4 में से 1 बचेगा, और यहाँ से भी 1 बचेगा। 5 में 1 जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 कट जाएगा, लेकिन 1 बच जाएगा। तो ये आपका पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। इसको भी चेक करते हैं, 3rd नंबर के ऑप्शन को भी। 2 और 1 3 मिलकर 3 बन गए आपके, कैंसिल हो जाएगा। ये भी 3 कैंसिल हो जाएगा, 9 भी कैंसिल होगा, 6 भी कैंसिल होगा, लेकिन 5 कैंसिल नहीं होगा, इसलिए आपका ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट देखोगे आप तो 3 यहाँ पर कैंसिल हो गया, 4 और 2 मिलकर 6 बनाते हैं, कैंसिल हो जाएंगे। 2 और 1 मिलकर आपके 6 बनाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन आपका ये 5 कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि या तो ये 3 होता है या तो 6 होता है, तो आपका कैंसिल हो जाता है। इस प्रकार से आपका ये ऑप्शन भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो इसके अंदर आपका पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। तो 3 से विभाजिता का नियम कहता है कि यदि सभी के सभी, कोई भी संख्या है, उसके सभी अंकों का यदि सम 3 से विभाजित है, तो वह संख्या किससे पूरी विभाजित हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे समझने की कोशिश करना। बेलन का आयतन क्या होगा। आपको एक कोई बेलन दिया गया, ये आपके किसका है सर, ये आपका 3D का, यानी कि आपका क्षेत्रमिति का क्वेश्चन दिया गया है कि बेलन का आयतन क्या होगा जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। इसकी रेडियस कितनी दी गई, एक कोई बेलन है आपके पास में, ये समझ लीजिए आपके पास में एक बेलन है, और इस बेलन की आपको एक तो रेडियस दे रहा है, और दूसरा आपको क्या दे रहा है, हाइट दे रहा है। तो रेडियस क्या होती है सर, इसकी ये रेडियस हो जाएंगी, ये इसकी रेडियस हो गई, और ये क्या हो गई, इसकी हाइट। अब रेडियस कितनी है इसकी, 7 सेंटीमीटर, तो हमने रेडियस 7 सेंटीमीटर कही, और ऊंचाई कितनी है इसकी, 12 सेंटीमीटर। और पूछ क्या रहा है सर, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है आपका πr²h। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, πr²h, ठीक है ना। तो पाई का मान कितना होता है आपका, 22/7। पाई का मान कितना होगा आपका, 22/7। आर का मान कितना दिया गया यहाँ पर, 7। अब देखो 7 का स्क्वायर करोगे, इससे अच्छा 7 को कितनी बार लिख दीजिए, 2 बार। एच का मान कितना दिया गया आपको, 12, तो आपने 12 लिख दिया। एच मतलब आपको हाइट दी गई है, कितनी है इसकी, 12। तो वॉल्यूम का मतलब है कि सर इस सिलेंडर के अंदर, यानी कि सर इस बेलन के अंदर कितना आप पदार्थ को रख सकते हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम होगा। चाहे इसके अंदर पानी कितना रख सकते हैं, या आप इसके अंदर मिट्टी कितनी रख सकते हैं, कोई भी वस्तु आप इसके अंदर कितना रख सकते हैं, वो इसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। क्लियर है। चलिए यहाँ पर ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, इसका मल्टीप्लाई करा इससे तो कितना होगा, 154, और 12 का मल्टीप्लाई और कर देंगे तो 12 चौक 48 की 8 हासिल आया 4, 12 पंजे 60, 60 और 4 64 का 4 हासिल आया 6, 12 कम 12 और 6 कितने हो गए, 18। तो कितना आएगा आपका, 1848। लेकिन ये क्या है, वॉल्यूम। तो आयतन को किस में नापा जाता है, क्यूब में बोला जाता है। तो ये सेंटीमीटर इसकी यूनिट है, तो इसका क्यूब लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1848 सेंटीमीटर क्यूब, 1848 सेंटीमीटर, और यहाँ पर लगेगा क्यूब। ठीक है। चलिए ये सेकंड क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। देन इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई। ये भी आपका उसी चैप्टर से क्वेश्चन है जो आपका पिछले वाला है। क्लियर है। अब देखिए, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई
का योग। अब देखिए मैं समझा देता हूँ पहले तो आपको घनाभ क्या होगा, ठीक है। घनाभ क्या होगा इस बात को समझ लीजिए। एक घनाभ बोला है तो घनाभ क्या होगा, एक सर 3D आकृति होती है तो हम घनाभ को बनाते हैं, ठीक है ना। एक जो कमरा होता है ना वो कमरा आपका क्या होता है, घनाभ ही होता है। एक कोई ऐसा कमरा जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है वो आपका क्या होता है, घनाभ, जिसे आप क्या कहते हैं, क्यूबॉइड कहते हैं, क्यूबॉइड, ठीक है ना, यानी कि घनाभ। ये क्या होगा आपका घनाभ होता है। देखो इसके अंदर ये क्या हो गई, इसकी लंबाई, ये इसकी क्या हो गई चौड़ाई, और ये इसकी क्या हो गई हाइट। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है ना। तो घनाभ का आयतन क्या होता है आपका, इसका आयतन का यदि फॉर्मूला पता करेंगे तो इसका आयतन जो होता है, आयतन जो होता है इसका लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, एल इंटू बी इंटू में क्या होता है इसका एच होता है। क्लियर है। चलिए तो इसका हम बात करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि सर एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का योग, मतलब हमें बोल रहा है ये आपसे एल प्लस बी प्लस में एच बराबर में कितना दिया गया आपको, 19 दिया गया। लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई कितनी दी गई आपको, 19, तथा इसके विकर्ण की माप, देखो यहाँ विकर्ण की माप लिखा है, विकर्ण की माप कितनी है आपकी 5√5, ये आपका इस तरह से है 5√5 सेंटीमीटर। तो आपको विकर्ण दिया गया, तो विकर्ण कितना दिया गया आपको, विकर्ण आपको दिया गया है 5√5, ठीक है। तो विकर्ण की माप आपको दी गई है 5√5, ठीक है, 5√5, विकर्ण की माप है 5√5 है। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है आपका, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है आपका 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू में ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू में लंबाई, ये इसका क्या होता है सर, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो देखिए सबसे पहली बात है, अब मेरी बात को समझना, आपको ये दिया गया और आपसे ये पूछ रहा है, तो एक मिनट के लिए मेरी बात सुनिए। आपका एक फॉर्मूला होता है एल प्लस में बी यानी कि ए प्लस, देखो मैं आपको फॉर्मूला लिखकर समझा देता हूँ। एक फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab BC प्लस CA, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपसे कह रहा है लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, मतलब ABC कितना है आपका सम 19 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सर इसी फॉर्मूले को लगाएंगे, मतलब यही फॉर्मूला हो जाएगा लंबाई प्लस में चौड़ाई प्लस में ऊंचाई का स्क्वायर, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर प्लस में 2LB प्लस BH प्लस HL, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब एक मिनट के लिए मेरी बात समझना, L प्लस B प्लस H की आपका कितनी वैल्यू हो गई यहाँ पर आपकी वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू होगी आपकी संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। आगे आपको बोला गया था विकर्ण। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर एक विकर्ण का भी फॉर्मूला यहीं लगा दो आप। इसका विकर्ण का फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है ना, इसका विकर्ण का फॉर्मूला होता है आपका रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। अब यदि यहाँ पर आप इसे आगे बढ़ोगे तो यदि यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए एल जगह ना होने की वजह से मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ, देखिए इधर करा देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, ये आपका बचेगा। इसके ऊपर का यदि रूट हटाओगे तो इधर चला जाएगा आपका रूट, और आपका ये रूट चला जाएगा तो कितना बना लेगा, इस तरह से आपका ये बना लेगा। इधर रूट चला जाएगा तो क्या बना लेगा आपका स्क्वायर बना लेगा। किस पर स्क्वायर बनाएगा, 5√5 पर स्क्वायर बना लेगा। तो इसका स्क्वायर बनाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और इसका स्क्वायर इस पर कैंसिल कर देगा तो कितना होगा 5, तो 25 पंजे कितना हो जाएगा आपका 125। देखो ये स्क्वायर इसके साथ गया तो पहले 25 बना दिया, और इसके साथ स्क्वायर है तो आपका ये क्या करेगा, इसको कैंसिल कर देगा तो कितना आ गया आपका 125। तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना हो गया आपका 125 आपका क्या होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। फिर देखो एल प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर, मतलब एल प्लस बी प्लस एच की वैल्यू आपके पास में पहले से है, एल प्लस बी प्लस एच की वैल्यू आपके पास में कितनी है पहले से 19 है, तो 19 का यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे हम, तो 19 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 2LB प्लस में BH प्लस में HL, ये आपका इधर बचा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ये बचा रहेगा। यहाँ पर आपका ये बचा रहेगा। क्लियर है। देखो 19 का स्क्वायर क्या होता है आपका 361, 125 आपका इधर आ जाएगा 125 यहाँ गया तो आपका क्या बचेगा 2LB प्लस में BH प्लस में H और L, और इसी को तो क्या बोलते हो आप संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसका घनाभ का, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ,
घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। तो ये कितना हो जाएगा, 11 में से 5 गए तो आपका कितना बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ 5 बचा, 5 में से 2 गया तो आपका कितना बचेगा, 3। यहाँ पर आपका 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा आपका 2। तो आपका आंसर कितना होगा आपका 236 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपका आंसर ये हो जाएगा 236 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। यहाँ पर एक बार और क्लियर कर दूं यदि आप कहें तो देखो, ये क्वेश्चन कह रहा था एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का योग 19 है। एल प्लस बी प्लस एच, लंबाई चौड़ाई प्लस ऊंचाई बराबर 19 लिखा था, तथा इसके विकर्ण की माप। हमने विकर्ण का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिया। हमने कहा कि सर विकर्ण बराबर 5√5 और विकर्ण की माप यानी कि सर विकर्ण जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट में होता है आपका पूरा का पूरा। फिर आपसे बोला था कि सर इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला हमने देखा सर वो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। फिर हमने क्या करा सर, एक फॉर्मूला लगाया हमने, ठीक है ना, सिंप्लीफिकेशन वाला जो अलजेब्रा फॉर्मूलाज होते हैं वो वाला फॉर्मूला लगाया हमने, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कहाँ से आया, यहाँ से आया। कैसे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये इसी ए बी सी को, ए को हमने एल, बी को हमने क्या करा बी और सी को हमने क्या कहा एच। ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई होती है। तो इसको ओपन करा तो हमने ये हो गया, इसका पूरा का पूरा मान हमें दिया गया था 125। ये देखिए पूरा का पूरा मान कितना था आपका 125। हमने अभी बनाया था, कितना आया था 125। फिर 2lb प्लस बी एच। आप यहाँ पर भी डायरेक्ट कह सकते थे सर ये क्या है, संपूर्ण पृष्ठ किसका, बेलन का। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ चल रहा था। 125 को इधर लाए, 361 किसका था, 19 का स्क्वायर था, माइनस करा तो आंसर कितना आ गया आपका 261। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई यदि किसी संख्या का 23% 46 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या का, सर हमें संख्या नहीं पता तो वो कौन सी संख्या होगी, तो आप इसे क्या कहोगे, x कहोगे। तो आपने कहा सर वह संख्या होगी आपकी x। तो किसी संख्या का 23% कितने के बराबर है, 46 है। तो यदि आप परसेंटेज का साइन हटाएंगे यहाँ से तो नीचे क्या लग जाएगा, इसके 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर कैंसिल करेंगे, 23 एकम 23, 23 दूनी 46। तो यहाँ x का मान कितना आ जाएगा, 100 का इंटू 2 में करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 200। तो x क्या था, वह संख्या थी जो कितना आ गया आपका 200। क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक रेडियो का क्रय मूल्य 750 है और विक्रय मूल्य 900 रुपये है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 750 रुपये क्रय मूल्य मतलब खरीदने वाली जो वस्तु है वो 750 रुपये में खरीदी और उसी वस्तु को हमने 900 रुपये में बेचा है। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत का लाभ व हानि हुई। हानि तो होगी नहीं है, क्यों, क्योंकि 750 रुपये में खरीद रहा है और 900 रुपये में बेच रहा है। तो उसे लाभ प्रॉफिट पूछ रहा है। तो प्रॉफिट कितना होगा इस बात को समझेंगे। देखिए आप कह रहे हो सर उसने 750 रुपये में तो खरीदा है और बेचा कितने में है, 900 रुपये में। तो कॉस्ट प्राइस उसकी 750 रुपये, सेलिंग प्राइस उसकी 900 रुपये। तो यहाँ पर कितने रुपए का उसको प्रॉफिट हो गया, तो उसे जो प्रॉफिट हुआ है उसे 150 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। अच्छा ये 150 रुपीज़ कब का प्रॉफिट हुआ है, उसे कब हुआ है, तो बोले जब उसने 750 रुपये लगाए थे दाव पर तब उसे कितने का प्रॉफिट हुआ है सर, 150 रुपये का। तो इस 750 रुपये के ऊपर उसे क्या हुआ है, 750 के ऊपर उसे 150 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अच्छा इसे प्रतिशत में बताना है सर, किस में पूछा है, परसेंटेज में। तो प्रतिशत में बताने के लिए उसे 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी आपका साइन आएगा। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 15 एकम 15, 15 5 75 और फिर 5 से कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 0। 20 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 20 और ये आपका पीछे प्रतिशत का साइन। तो आंसर कितना होगा आपका 20%। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब इसके बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली की क्या बोला है, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंबे को, यहाँ पर आएगा एक बिजली के खंबे को, थोड़ा सा यहाँ पर गलत कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। एक 300 मैं बता रहा हूँ आपको, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंबे को 20 सेकंड में पार करती है। बिजली के खंबे को 20 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। कोई एक रेलगाड़ी, मेरी बात सुनना, कोई एक रेलगाड़ी है, इस तरह से कोई एक रेलगाड़ी है,
कोई एक रेलगाड़ी है और एक बिजली के खंभे को वो क्रॉस करेगी, एक बिजली का एक खंभा है उसे क्रॉस करेगी, तो उसे क्रॉस करेगी तो मतलब सर ये खुद अपनी लंबाई को क्या करेगी, क्रॉस करेगी। अब उसकी कुछ ना कुछ लंबाई, क्योंकि बिजली का खंभा यहाँ पर है, अब जब तक ये ट्रेन निकल कर यहाँ तक पीछे ना निकल जाएगी तब तक इसको ट्रेन क्या करेगी सर, पार नहीं कर पाएगी। यदि ये ट्रेन यहाँ पर बीच में भी आती है तो भी इसको क्या नहीं कर पाएगी, पार नहीं कर पाएगी। तो इसको पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस खंभे को पार करना पड़ेगा, मतलब इस खंभे के दूसरी साइड पहुंचना पड़ेगा पूरी की पूरी ट्रेन को। तो ये पूरी की पूरी ट्रेन यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुंच गई। तो इसने क्या तय करा सर, इसने कुछ नहीं करा, अपनी खुद की दूरी को तय करा। अब अपनी खुद की दूरी को कितने सेकंड में पार कर लिया इसने, 20 सेकंड में पार कर लिया। तो हम कहेंगे सर उसने क्या करा सर, खुद की दूरी को पार करा, मतलब कितनी दूरी को तय करा उसने, x दूरी को तय करा, कितने में, 20 सेकंड में। कितना समय लगा उसे, 20 सेकंड का समय लगा, 20 सेकंड का। अच्छा एक 300 मीटर, सॉरी इसने खुद की इसकी दूरी दी है, ठीक है ना, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो हम कह सकते हैं सर इसने दूरी दी हमें कितनी, 300 मीटर। और कितना टाइम ले रही है सर, ये 20 सेकंड का टाइम ले रही है। तो आपसे पूछा क्या, रेलगाड़ी की चाल याद करो। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है मेरे भाई दूरी बटे में समय, दूरी बटे समय। कितनी दूरी चलना है सर, 300 मीटर की दूरी चलना है। अच्छा कितने समय लगेगा, 20 सेकंड का समय लगेगा। कितना समय लगेगा, 20 सेकंड का समय लगेगा। ये 0 से 0 कैंसिल, इससे इसको काटा तो कितना आ गया आपका, 15 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल आ गई। अच्छा ये सर ऑप्शन में नहीं है 15 मीटर प्रति सेकंड, तो सर इसने सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन मांगी है आपसे वो किस में मांगी है भाई, आपको सर किलोमीटर प्रति घंटे में। तो जो चाल है उसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो आपको कुछ नहीं है, ये जो 15 है ना इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 का। किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ में, 5/18 का मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे हम 18/5 का जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 5/18 का मल्टीप्लाई जब होता है जब आप किलोमीटर से मीटर में जाते हो, लेकिन आपको मीटर से किलोमीटर में जाना है तो 18/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका किलोमीटर प्रति घंटे में ये कन्वर्ट हो जाएगा। 5 से इसको कैंसिल करेंगे 3, और 3 का इंटू 18 से करेंगे तो 18 का 18, 18 36, 18 3 54, तो ये कितना हो जाएगा आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपका आंसर होगा 54 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, चलिए एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं जरूर दे देता हूँ आपको, यहीं पर कभी दिक्कत ना आए। देखिए जब भी आपको चाल को, मेरी बात को सुनना, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा मैं कर देता हूँ। चलिए जब भी आपको कोई चाल, जब भी आपको चाल, सुनना मेरी बात को, जब भी आप चाल मीटर प्रति सेकंड में से किलोमीटर प्रति घंटे में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, 18/5 का मल्टीप्लाई कर देना जो आपके पास में अवेलेबल रहेगा उसमें। तो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 18, मतलब आपका 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे ही आपका कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, चलिए अगला, यदि आपको किलोमीटर प्रति घंटे में इंफॉर्मेशन दी गई है, अभी आपके पास में किलोमीटर प्रति घंटे में और आपको बनाना है मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5/18 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटे को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो इसको याद कैसे रखें, इस बात को, मेरी बात को समझना। आप देखो मीटर पर सेकंड, अच्छा ये बताओ एक मिनट के लिए, मीटर बड़ा होता है या किलोमीटर बड़ा होता है, तो आप कहो सर किलोमीटर बड़ा होता है। देखो मीटर बड़ा होता है, मीटर से आपका किलोमीटर बड़ा होता है, क्लियर है, यूनिट में, और यहाँ पर सेकंड है और यहाँ पर क्या है, घंटे, मतलब सर इस पूरी यूनिट से ये वाली जो यूनिट है आपकी क्या है, बड़ी। अब जाना कहाँ है आपको, बड़े में, तो जब आपको जाना बड़े में, देखो एक बार मैंने बोला आपसे 18/5 का मल्टीप्लाई करो और एक बार बोला मैंने 5/18 का मल्टीप्लाई करो, मतलब नंबर ये दोनों ही घूम रहे हैं, आपके 5/18 होंगे या 18/5 होंगे, 18 और 5 दो ही आपके पास में नंबर है, क्लियर है। अब इन्हीं का मल्टीप्लाई होना है, तो सुनना मेरी बात, ये मीटर पर सेकंड आपका छोटी यूनिट है, किलोमीटर प्रति घंटे आपकी बड़ी यूनिट है। जब आप मीटर पर सेकंड छोटी से बड़ी में जाएंगे तो ऊपर आपको बड़ा रखना है, मतलब जिसके घर जाना है, यानी कि बड़े व्यक्ति के यहाँ जाना है तो आपका बड़ा उपहार लेकर जाना पड़ेगा, मतलब बड़ा गिफ्ट लेकर जाना पड़ेगा, तो ऊपर आपको क्या रखना पड़ेगा, बड़ा, और नीचे यदि आपको, सुनिए मेरी बात, यदि आपको बड़ा आदमी है और बड़े आदमी को यदि छोटे आदमी के यहाँ जाना है तो वो क्या करेगा सर, छोटा ही गिफ्ट ले जाएगा, बड़ा नहीं लेके जाएगा। अब ऐसा होता नहीं है, आप मान लीजिए बस ये, तो आपका ऊपर क्या आ जाएगा, छोटा, और नीचे क्या हो जाएगा, बड़ा। तो यानी कि सर छोटे में जाना है तो आप ऊपर छोटा रखिए और बड़े में जाना है तो ऊपर क्या रख लीजिए, बड़ा। बस होता क्या है, 18/5 होगा या 5/18 होगा, क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम, चलिए
आगे बढ़ेंगे यहाँ से। परीक्षा छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए हुए अंकों का माध्य निकाले। अच्छा देखो मैं एक बात बता देता हूँ, माध्य मतलब आपका हो गया सर, माध्य क्या होता है, इस माध्य को एक और नाम दे सकते हो जिससे आपको निकालने में कोई परेशानी ना है। माध्य मतलब मैं आपको अगला नाम दे रहा हूँ इसका, माध्य। माध्य मतलब इसका एक और नाम से पुकार दो इसे औसत। बस आप जैसे ही इसको समझेंगे आप वैसे ही इसका माध्य निकाल देंगे, ठीक है ना। माध्य आपका क्या होता है, इसको कहेंगे आप औसत, क्लियर, ये एवरेज। अब आपको कैसे निकालना है, कुछ नहीं करना सर, इन सबका सम कर देना है। सबका सम करेंगे आप 48.5 को प्लस करेंगे 50 के साथ, फिर प्लस करेंगे 44.5 के साथ, फिर प्लस करेंगे 49.5 के साथ, फिर प्लस करेंगे 50.5 और फिर प्लस करेंगे 45 और फिर प्लस करेंगे 51 और फिर प्लस करेंगे 43 और इन सबको क्या कर देंगे आप, ऐड कर देंगे, क्लियर है। तो कितने छात्र हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है ना। 8 आपके क्या हो गए, छात्र हो गए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पूरा का पूरा काउंटिंग कर देना है। कैसे काउंट करोगे आप, यहाँ पर देखो इन सबको काउंट करोगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका देखो 5 10 15 20, 20 का आपका 0 हो गया, पॉइंट के बाद में आपका 0 गया, हासिल आया 2। तो देखो 3 और 2 5, 6 और 5 11, 11 और 9 कितने हो गए 20, 20 और 4 कितने हो गए आपके 24, 24 और 8 कितने हो गए आपके 24 और 8 हो गए आपके 32, 32 की 2 हासिल आपका 3, तो 3 देखो 3 हो गया। अब बाद में ऐड कर लेंगे इसको, 4 5 4 9 और 9 और 4 13, 13 और 5 कितने हो गए आपके 13 और 5 हो गए आपके 18, 18 और 4 कितने हो गए आपके 22, 22 और 4 कितने हो गए आपके 22 और 4 हो गए आपके 26, 26 और 5 कितने हो गए 31 और 31 और 4 कितने हो गए आपके 31 और 4 35, 35 और 3 कितने हो गए आपके 38। तो आपका कितना आ गया 382 और इसको डिवाइड किससे करना है 8 से। अच्छा 8 से क्यों डिवाइड करें, क्योंकि सभी का सम औसत क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे में संख्या उतनी ही संख्या से डिवाइड करते हैं। तो 8 से इससे डिवाइड करेंगे, 8 9 16 38 8 चुके 32, कितना हो गया 32, कितना पहुंच गया 6 इधर गया 62, 8 8 7 56, 8 7 56, कितना बचा आपका 6 बचा, 8 7 56, 6 बचा। अब 6 मतलब 60 हो गए, 8 7 56, तो कितना आंसर आएगा 47.7। तो 47.7 आपका ये एक ही ऑप्शन में है जो आपका आंसर होगा, क्लियर है। चलिए भाई माध्य मतलब क्या होगा आपका औसत होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सुनिए मेरी बात को, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर 50 संख्याओं का औसत 38 है। 50 संख्या मतलब आपकी पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी इस तरह से कुछ संख्याएं, 50 संख्याओं का औसत कितना है 38। अब इसने औसत बोला है इन सभी का, इसका मतलब क्या है, बोले सर हर एक नंबर को उसने क्या करा 38 38 38 बांट दिए, क्लियर है। ऐसा समझिए आप, तो कुछ मत करिए, 50 स्टूडेंट बैठे और हर स्टूडेंट को उसने रियल में, जो हमें नहीं दिखाया गया, हर स्टूडेंट को अलग अलग चॉकलेट दी होगी, लेकिन जब इसने ऐसे ही जैसे ही आपसे औसत का बोला तो आपने ये मान लिया कि हर स्टूडेंट को उसने 38 38 चॉकलेट दी होगी। जब 38 चॉकलेट एक स्टूडेंट को दी होगी तो उसने 50 स्टूडेंट को कितनी चॉकलेट बांटी होगी। तो इस बात को समझिए, आपने कहा सर 50 स्टूडेंट थे और हर स्टूडेंट को उसने 38 चॉकलेट बांटी है, तो टोटल कितनी चॉकलेट बांटी पहले तो ये देखते हैं हम, ठीक है। 8 5 40 की 0 हासिल आया 4, 5 3 15 और 4 19, मतलब टोटल उसने कितनी चॉकलेट बांटी भाई मेरे 1900 चॉकलेट बांट दी उसने, कितने बच्चों में 50 बच्चों में। फिर कह रहा है कि आपको हमने बताया नहीं है था, हमने 2 स्टूडेंट को क्या करा था, एक को 45 चॉकलेट दी थी और एक को हमने 45 और दूसरे को क्या करी थी हमने 55 चॉकलेट दी थी। एक को 45 चॉकलेट दी थी हमने, दूसरे को कितनी दी थी 55 चॉकलेट दी थी। तो 2 व्यक्तियों को तो हमने कितनी दे दी, देखो भाई 45 एक बच्चे को और दूसरे को आपने 50 दी, तो टोटल मिलाकर कितनी दे दी थी इनको 100 चॉकलेट। तो इन 50 बच्चों में ही बैठे ये दोनों बच्चे भी, तो इन 50 बच्चों में से आपको पता चल गया कि सर 2 ऐसे बच्चे थे जिन्हें आपने 100 चॉकलेट दी थी, तो उन्हें आप हटाओगे तो कितनी चॉकलेट बची आपकी 1800। मतलब 2 लोगों को आपने जैसे ही यहां पर से हटा दिया तो कितने बच्चे आपके 48 बच्चे बचे, और 48 बच्चों को आपने कितनी चॉकलेट बांटी इस हिसाब से 1800, और एक बच्चे को फिर आपने जब जैसे ही 49वें स्टूडेंट को जब आपने 45 चॉकलेट दी तो उसके पास में कितनी हो गई 1945, और फिर जैसे ही आपने 55 चॉकलेट आपने लास्ट के बच्चे को यानी कि 50वें बच्चे को दी तो वैसे ही आपकी कितनी हो गई थी 1900 चॉकलेट। फिर आपने क्या करा सर, उन दोनों बच्चों से आपने चॉकलेट वापस ले ली, तो फिर आप कहोगे कितनी चॉकलेट बांटी आपने 1800। अब उन 2 बच्चों से आपने जब वापस ले ली है तो कितने बच्चों को आपने बांटी डिस्ट्रीब्यूट करी 48 बच्चों को। तो यही तो कह रहा है कि बची हुई संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो कितनी संख्या बची 48 संख्या बची।
तो आप 48 से ही इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। 48 से आप इसे डिवाइड करेंगे, यानी कि 1800 को 48 से डिवाइड करेंगे। 12 से कैंसिल करते चलो, 12 एकम 12, 5 बढ़ते 36, 12 चुक 48, 4 बार गया तो 12 से इसको कैंसिल करो, 12 एकम 12, 12 पंजे 60 और ये 0, 5 से कैंसिल, 4 से कैंसिल करते हैं, चलो 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा कितनी बार गया, 75 बार। फिर इसे 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 से इसे काटोगे, 2 तिया 6, 2 7 14 और 2 पंजे 10, कितना आ गया आपका 37.5, जो आपका यहाँ पर लगा नहीं है, कितना होगा आपका 37.5। इन सभी का क्या हो गया, औसत होगा, कितने का, 48 स्टूडेंट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक रेलगाड़ी, मेरी बात को समझना, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। एक रेलगाड़ी है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, मतलब उसकी स्पीड आपको दी गई है। स्पीड क्या दी गई है रेलगाड़ी की, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है उसकी स्पीड है। और यदि वह एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है, वही स्पीड वाली वही वाली बात हो गई आपका, एक कितने सेकंड में पार कर रही है, वो आपको टाइम दिया गया, टाइम कितना दिया गया, टाइम ले रही है वो आपका 18 सेकंड का टाइम ले रही है। अब मेरी बात सुनो बेटा, यहाँ पर देखो 1 यूनिट आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में, मतलब समय को घंटे में बात कर रहा है, और दूसरी बात है कि यहाँ पर समय को सेकंड में भी कह रहा है, मतलब आपके समय को अलग अलग तरीके से बात कर रहा है। इस तरह से आप इसको कभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे जब तक आप इसे एक ही ले में बात नहीं करोगे, तब तक। क्लियर है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो आप इसकी क्या करिए सर, इसकी स्पीड को चेंज कर दीजिए आप मीटर पर सेकेंड में, तो आप मीटर पर सेकेंड में चेंज होते ही क्या आ जाएगा, सेकेंड और सेकेंड बन जाएगा। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, उसी में कन्वर्ट होते हैं। तो देखो 18, अब मेरी बात को फिर से फोकस करना बेटा, ये 40 है, अब किलोमीटर प्रति घंटे से आप कहां जा रहे हैं, मेरी बात सुनिए बेटा, बड़े आदमी को जाना है कहां, छोटे आदमी में, आपको मीटर पर सेकंड में जाना है। मेरी बात को फोकस करिए, आपको कहां जाना है, मीटर पर सेकंड में जाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे सर, छोटे आदमी के घर जा रहे हैं तो छोटा ही लेकर जाएंगे ना, कितना 5/18, और बड़े आदमी के यहाँ जाओगे तो बड़ा लेकर जाओगे। क्लियर है? चलिए तो ये कितना हो गया आपका 5/18, तो आप इसे कैंसिल करेंगे तो ये कितनी बार गया, 9 बार, और इसको कैंसिल करेंगे 20 बार, यानी कि ये कन्वर्ट हो गया आपका 20 पंजे 100, 100/9 मीटर पर सेकंड इसकी चाल हो गई। क्लियर है? अब आपसे पूछा है कि गाड़ी की लंबाई क्या है। अरे मेरे भाई, कभी भी कोई ट्रेन, मेरी बात को सुनना, मेरी एक बात को फोकस करना, कभी भी कोई रेलगाड़ी आपके खंबे को पार करे, व्यक्ति को पार करे, या किसी पेड़ को पार करे, अब कभी भी इन चीज़ों को यदि पार करती है तो ट्रेन सिर्फ अपनी ही लंबाई को क्रॉस करती है। कहने का मतलब है अपनी खुद की दूरी को तय करती है, यानी कि ट्रेन की जितनी लंबाई होगी वह उतनी ही दूरी चलेगी। क्लियर है? और यदि वो ब्रिज को पार करेगी या किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो ऐसी सिचुएशन में, या किसी रेलगाड़ी को पार करेगी, इसी सिचुएशन में क्या होगा, वो अपनी खुद की दूरी को तो पार करती है, साथ में वो सामने की भी दूरी को पार करती है। जैसे कोई ब्रिज को पार कर रही है तो ब्रिज की भी कुछ ना कुछ लंबाई होगी, और इस ट्रेन की भी कोई ना कोई लंबाई होगी। तो इस प्रकार से यदि ऐसी चीज को पार करे जिसकी कोई ना कोई लंबाई या चौड़ाई ज्यादा हो, तो वो क्या करेगी सर, उनके दूरी बनने के लिए क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। और यदि आपका पेड़ हो, खंबे हो, या कोई व्यक्ति हो, इनको यदि पार करेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद की दूरी को पार करेगी। क्लियर बात समझ में आ गई है इतनी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपकी स्पीड किस में बन गई है, आपकी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गई है, और यहाँ पर भी आपका सेकंड है। तो आपको क्या बताना है, गाड़ी की लंबाई। गाड़ी की लंबाई मतलब आपको दूरी बताना है, तो दूरी बराबर होगा चाल इंटू में समय। चाल इंटू में समय, दूरी बराबर होता है चाल इंटू में समय। तो यहाँ पर देखिए चाल कितनी है भाई मेरे, चाल कितनी है यहाँ पर देखिए, चाल है आपकी 100/9 मीटर पर सेकंड, और आपका ये समय कितना है, 18 सेकंड का समय लग रहा है। क्लियर है? चलिए अब देखिए, ये सेकंड से आपका सेकंड कैंसिल हो गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 से 18 कैंसिल हो गया, और 2 का इंटू 100 में करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 200, और अकेला क्या बचा यहाँ पर, मीटर। तो ये आपकी दूरी, यानी कि आपकी गाड़ी की लंबाई, ठीक है ना, गाड़ी की लंबाई, ट्रेन की लंबाई यानी कि गाड़ी की लंबाई कितनी होगी आपकी, 200 मीटर। तो आपका आंसर कितना होगा, 200 मीटर। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम आगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि एक वृत्त और एक वर्ग, ठीक है ना, यदि एक वृत्त और एक वर्ग का परिमाप बराबर हो तो होता है, तो आपको बताना है उनका क्षेत्रफल बराबर होगा क्या, वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा क्या, या वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा क्या, इनमें से कुछ नहीं होगा। मतलब आपको एक थ्योरी में आपको बोला गया है, उसको आपको प्रूव करना है और कुछ नहीं है। तो देखिए, यदि एक वृत्त और एक वर्ग, तो आपको समझना, पहले लगाया एक वृत्त है
और एक वर्ग है। देखिए इसे कहा जाता है आपका वर्ग। वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे कहते हैं हम वर्ग। ये आपका वृत्त और वो हो गया आपका वर्ग। सुनिए मेरी बात को, इसे कहेंगे हम वर्ग, इसे कहेंगे हम वर्ग, और ये क्या हो गया आपका वृत्त। अब वृत्त के अंदर क्या होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है। सेंटर पॉइंट से हम कहीं भी किसी भी जगह पर एक लाइन खींचते हैं तो वो क्या कहलाती है, आपकी रेडियस कहलाती है। तो ये इसकी होती है रेडियस इंपॉर्टेंट इसके अंदर। और यहाँ पर क्या होता है, जब वर्ग की बात करते हैं तो इसमें क्या होती है, चारों साइड आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसे हम कुछ भी एक नाम दे सकते हैं। इसकी साइड को हमने नाम दिया यहाँ पर ए, तो इसकी चारों साइड क्या हो जाएंगी आपकी ए। तो यहाँ पर बात करेंगे, आगे कह रहा है आपसे कि आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक वृत्त, हमने कहा ये वाला वृत्त, और एक वर्ग, हमने कहा ये वाला वर्ग, दोनों के परिमाप बराबर है। तो देखो वृत्त का परिमाप आपसे कह रहा है, वृत्त का परिमाप और वृत्त का परिमाप और बराबर है किसके, वर्ग के परिमाप के। तो वर्ग का परिमाप, ये दोनों चीज़ें आपस में क्या कर दिया आपने, बराबर कर दी। तो वृत्त का परिमाप बराबर है वर्ग का परिमाप। आगे देखिए वृत्त का परिमाप क्या होता है आपका 2πr, और आपका वर्ग का परिमाप क्या होता है तो 4a। अच्छा कैसे परिमाप क्या होता है समझना। परिमाप ही आपकी ये जो बाउंड्री होती है ना, ये बाउंड्री जो है इसी को हम परिमाप कहता है, यानी कि पैरीमीटर। और ये आपका यानी कि यहाँ से कोई व्यक्ति चलना जाएगा तो यहाँ तक आएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ वापस लौट कर आएगा, तो उसे हम कहेंगे क्या, परिमाप कहते हैं। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप आपस में हमने बराबर कर दिया। इसका फॉर्मूला होता है परिमाप का 2πr और वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a। अब देखिए यहाँ पर कैंसिल हो रहा है आपका, देखिए यहाँ पर देखिए 2 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7, और इंटू में क्या हो गया r, बराबर में 4 इंटू में a। अब देखो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 से काटा 2 बार गया, फिर 2 से काटा 11 बार, 2 से काटा 1 बार। तो देखिए यहाँ पर ये कितना बचा आपका 11, और बटे में क्या हो गया 7। अब एक साइड हम नंबर को कर लेंगे तो एक साइड आपका क्या हो जाएगा, आपका अल्फ़ाबेट हो जाएंगे। तो यहाँ a बचा तो r आपका इसके नीचे आ जाएगा। तो आपका a/r क्या हो गया, यानी कि सर a क्या है, इसकी साइड, किसकी साइड, आपकी वर्ग की, और रेडियस है आपकी किसकी, इसकी, कितनी आ गई आपकी 7। यदि इसका वर्ग का यानी कि सर वर्ग की भुजा यानी कि 11 होगी तो वृत्त का क्षेत्र, वृत्त की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी आपकी 7। तो आपसे कह रहा है कि उनका क्षेत्रफल बराबर होगा या वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा या वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा, या इनमें से कुछ नहीं होगा। तो हम चेक करते सर वर्ग वृत्त का क्षेत्रफल चेक करते पहले। तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका πr²। तो पाई का मान कितना होता है आपका 22/7, r का मान कितना है आपका 7। तो 7 को मैंने 2 बार लिख दिया, क्यों, क्योंकि ये आपका r² है। r² का मतलब है कि आप जो भी मान रख रहे हैं r का स्क्वायर, मतलब उसको 2 बार लिख दिया हमने। 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो आपका आएगा 154, और ये सेंटीमीटर में होगा तो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी होगा उसका यूनिट हो जाता है। यानी कि यहाँ पर अभी हमारे पास में कितना आ गया 154। फिर अगली बात करेंगे हम यहाँ पर कि सर हमारा वर्ग, वृत्त का परिमाप, वृत्त का क्षेत्रफल तो आ गया, अब बात करेंगे हम वर्ग के क्षेत्रफल की। ठीक है, अगली जो बात करेंगे हम किसकी क्षेत्रफल की बात करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल की। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल आपका, वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका a का स्क्वायर। तो a कितना है आपका 11, तो 11 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा आपका 121। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करना, वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो आपका है 121 और वृत्त का जो क्षेत्रफल है आपका 154 है। यानी कि सर वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है और वर्ग का क्षेत्रफल छोटा है, तो उनका क्षेत्रफल बराबर होगा, बिल्कुल भी बराबर नहीं है। वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा तो बिल्कुल सही कहा सर, वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा। वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा है, बिल्कुल नहीं है सर, वर्ग का छोटा है। इनमें से कोई नहीं सर, एक ऑप्शन को आपको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकंड वाला आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का, सुनो मेरी बात को बेटा, यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है और उसकी आय में अब 20% की वृद्धि हुई और उसने अपने खर्च में भी 10% की वृद्धि कर दी। देखो कोई भी व्यक्ति होती कुछ ना कुछ इनकम करता है, अब उसका क्या हो रहा है, वो कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। मतलब आप ये समझिए, देखो आपको यदि किसी की आय नहीं पता हो तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी आय को, इनकम को क्या बोलिए 100 रुपीज़, आप उसकी इनकम को बोलिए। क्लियर है। अब उसकी इनकम 100 रुपये है तो 75% तो क्या कर देगा, वो खर्च कर देगा। तो जब 75% खर्च हो जाएगा तो 25% क्या करेगा, वो सेविंग करेगा। क्लियर है। तो देखिए हम मानकर चलते, हमने कहा कोई ना कोई व्यक्ति की कुछ ना कुछ इनकम होगी, जब वो इनकम करेगा तो कुछ ना कुछ खर्च करेगा, और जब वो खर्च करेगा कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत क्या करेगा सर, बचत भी करेगा। क्लियर है।
चलिए, अब हमने बोला कि सर माना कि उस व्यक्ति की आय कितनी है इनिशियली, यानी कि प्रारंभ में कितनी आय उसकी 100 रुपये। जब वो 75% का खर्च कर देगा तो 100 का 75%, सुनना मेरी बात को, 100 का 75%, प्रतिशत का जो साइन हटता है आपका, इसकी वजह से क्या आएगा आपका नीचे 100 आएगा, तो 100 से ये 100 कैंसिल होता है, इसलिए 100 का 75% कितना आएगा 75। तो 100 में से 100 का 75% खर्च कर देगा तो कितना आएगा आपका 75, यानी कि 75 रुपये 100 रुपये में से खर्च कर देगा तो कितने की बचत करेगा वो 25 की बचत करेगा। क्लियर है, यहां पर कितने की बचत करेगा 25 की बचत करता है। फिर आगे कह रहा है आपसे कि यदि वो उसकी आय में कितने की प्रतिशत की वृद्धि करे 20% की, अभी मैंने बताया तो 100 का 75% क्या हो गया 75, तो 100 में 20% की वृद्धि करेगा, मतलब 20% की यदि इंक्रीमेंट लगाएगा तो 20 की वृद्धि करेगा, तो वो कितना हो जाएगा आपका 120। क्लियर है, अब उसकी इनकम कितनी हो गई 120, तो वो कह रहा है कि यदि वो वृद्धि करता है इनकम में तो अपने खर्च में भी 10% की वृद्धि कर ले, तो खर्च में 10% की वृद्धि करेगा तो 10% कितना होगा 75 का 10% होता है 7.5, 75 का 10% होगा आपका 7.5, यानी कि 7.5 को इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 82.5। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। जब हम यहाँ से 120 रुपये आपका इनकम है उसकी और 82.5 रुपये खर्च कर रहा है, तो अब ये बताइए उसकी बचत कितनी हो रही है। तो देखिए मान के चलिए आपने 1300 रुपये यहाँ से खर्च हो गए तो आपका कितना बचेगा 17 रुपये ये रहेंगे और 20 ही हो गए, कितने हो गए आपके 37, और ये 0.5 भी आ जाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 37.5 रुपये की क्या करेगा बचत करेगा। इस कंडीशन में जब करे 120 रुपये कमाएगा और इतना खर्च करेगा तब वो इतने की बचत करेगा। क्लियर है, पहले 100 रुपये कमाता था 75 रुपये खर्च करता था तो 25 रुपये क्या करता था बचत करता था। अब देखो आगे कह रहा है कि 10% की वृद्धि की गई तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो बोले सर बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो पहले वो 25 रुपए की बचत करता था लेकिन अब वो बचत कितने की कर रहा है 37.5 रुपए की बचत कर रहा है, तो कितने की वृद्धि हो गई, तो बोलोगे आप सर 12.5 रुपए की वृद्धि कर ली उसने। अब देखो 12.5 रुपए की उसने जब वृद्धि कर ली, सुनना मेरी बात को, 12.5 रुपए की वृद्धि कर ली, लेकिन कितने के ऊपर करी, तो बोले सर 25 रुपए पहले कम बचाता था अब वो 37.5 बचाने लगा, तो 12.5 ज़्यादा बचाने लगा, तो इस सिचुएशन में वो किसके ऊपर बचा रहा है, तो आप कहोगे भाई पहले 25 बचते थे उसी के ऊपर आप ज़्यादा बचने लगे, कितने 12.5 रुपये, तो आपका कंपेरिजन किससे हो जाएगा 25 से। अच्छा इसी चीज़ को आप परसेंटेज में बोलेंगे तो क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 आ गया, और ये देखो 125 एकम 125, 125 दूनी कितना होगा 250, और 2 एकम 2 और 2 से काटा इसको कितना आ गया आपका 50, तो आपका आंसर कितना बनेगा 50% आपका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई मेरे भाई 50% की वृद्धि हो गई। क्लियर बात समझ में आ रही है इतनी, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम यहाँ से। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, एक आदमी एक कार्य को 15 दिन में पूरा करता है तो उसी कार्य को 4 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है 12 आदमी काम करने के लिए आ रहे हैं और कितने दिन में पूरा काम फिनिश कर देते हैं 15 दिन में, मतलब कोई ना कोई काम होगा, आप ये कह सकते हैं कि कोई ना कोई काम होगा उसको 12 आदमी काम करने आएंगे, पूरा का पूरा जो काम रहेगा वो 15 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर कह रहा है कि उसी कार्य को 4 आदमी कितने दिन में करेंगे, मतलब सर व्यक्ति कम आएंगे, देखो पहले व्यक्ति 12 आते थे तो 4 आपका 15 दिन में खत्म होता था, अब व्यक्ति क्या होंगे सर कम आएंगे तो कितने दिन में खत्म होगा। तो इसके लिए सबसे आसान है आप लोगों के लिए, देखिए क्या करिए सर 12 आदमी, मेरी बात को सुनना यहाँ पर समझने की कोशिश करना। देखो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि सर क्या होता है आपका ये एक फॉर्मूला होता है MHD अपॉन में W और P बराबर होता है MHD अपॉन W और P। ये आपका पहला कह सकते हैं पहली वाली लाइन की बात होती है, ये दूसरा कह सकते हैं ये दूसरी वाली लाइन की बात होती है। अब ये समझने की कोशिश करना इसके अंदर क्या होता है, एम मतलब होता है आदमी, आदमी मतलब हो सकता है सर पर्सन उसका कोई भी कोई काम करने वाला, एम हो गया आपका। फिर एच क्या है सर इतने घंटे प्रतिदिन काम करता है तो वो घंटे हो गए एच वाला, और डी क्या हो गया सर इतने दिन तक काम करेगा, डब्ल्यू क्या हो गया तो बोले सर वर्क होता है, और पी क्या होगा आपका प्राइस है। मतलब आपको एक ही सिचुएशन समझनी है, सर ये चीजें इधर भी है और ये चीजें इधर भी है, बस फर्क है कि सर ये पहला आपने क्यों बोला क्योंकि ये पहले लाइन की बात कर रहा है, और इसको दूसरा क्यों कहा है क्योंकि ये कौन सी लाइन की बात कर रहा है दूसरी लाइन की बात कर रहा है। अब मेरी बात को समझना, आपको या तो फिर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है, तो बोले सर क्या हो सकता है आधी इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है। कैसे, आपको यहाँ पर बोला गया 12 आदमी और 15 दिन, आपको घंटे की कोई जानकारी नहीं दी गई कि इतने घंटे की शिफ्टिंग चल रही। क्लियर है, आगे समझो। यहाँ पर आपसे बोला गया इतना काम करते हैं, सर काम भी नहीं बताया, कोई काम ही नहीं बताया तो आप काम को भी स्किप कर सकते हैं। अच्छा प्राइस ये बोला गया कि कितने रुपए मिलेंगे उनको काम के, नहीं बोला गया तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है बस उसी के अकॉर्डिंग आप पुट करिए। देखो आपको व्यक्ति का बोला है, आपने बोल दिया 12 व्यक्ति, कितने घंटे नहीं दिए सर, कितने दिन में पूरा करेंगे तो 15 दिन में, बात खत्म हो गई, पूरी की पूरी लाइन बराबर।
उसी कार्य को, मतलब सेकंड लाइन जो बात कर रही है ना उसी काम के लिए बात कर रही है, उतने ही व्यक्ति की बात करेगा। बोले सेकंड लाइन बोल रही है 4 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे, तो हमने कहा सर इतने दिन में पूरा करेंगे। 4 एकम 4, 4 तिया कितना हो गया 12 और 15 तिया कितना हो गया आपका 45। तो कितने दिन में कंप्लीट होगा वो काम आपका 45 दिन में कंप्लीट होगा। अब मेरी बात समझो, ये आसान क्वेश्चन था। कैसे? बोले 12 आदमी 15 दिन में कर रहे हैं, 12 आदमी 15 दिन में कर, इतने आदमी होने के बावजूद भी आपका समय क्या लग रहा है 15 दिन। अब उन्हीं का 1/3 व्यक्ति हो जाएंगे। बोले सर इसी में से क्या हो जाएंगे आपके कितने आदमी कम हो जाएंगे 8 आदमी। मतलब सर सीधी बात है कि सर 3 गुना का आपके कम हो गए, तो आपका 3 गुना कम हो गए, तो यहाँ से भी आपके क्या होगा सर समय 3 गुना बढ़ जाएगा। तो 15 का 3 गुना कितना बढ़ जाएगा आपका 45। तो इस तरह से भी आप आंसर लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम यहाँ से। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, एक संख्या को उसके 2/3 में जोड़ने पर, एक संख्या को, कोई ना कोई संख्या होगी नहीं पता अभी आप लोगों को, एक संख्या को उसके 2/3 में जोड़ने पर 55 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहली बात है कि आपको संख्या का पता नहीं है, अभी सबसे पहले आपको वो संख्या माननी पड़ेगी। तो माना वह संख्या क्या होगी आपके लिए 100 हो गई। क्लियर है? अब देखो आगे कह रहा है, एक संख्या को, हमने कहा सर इसी संख्या को उसके मतलब उसी संख्या के, जो संख्या हाइड है आपकी, हमने कहा सर उसी संख्या के मतलब आपका क्या हो गया गुणा, उसी संख्या के 2/3 मतलब 2/3 होता है। 2/3 क्या होगा आपका 2/3 होगा। तो हमने इसका कर दिया 2/3। उसी संख्या के 2/3 में जोड़ने पर, इसी में जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा आपको 55 प्राप्त होता है। तो आपने ये लगा दिया 55 प्राप्त हो गया। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर देखो, इसको आप सॉल्व करोगे तो x प्लस x का इंटू 2 में करोगे तो 2x बटे में कितना हो गया आपका 3 बराबर में कितना हो जाएगा आपका 55। क्लियर है यहाँ तक बात? अब देखो आगे, सर 3 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो कितना 3x, 3x में 2x जोड़ोगे तो कितना हो गया आपका 5x बटे में कितना होगा आपका 3 बराबर में कितना हो गया आपका यहाँ पर 55 आ गया। अब देखिए 5 एकम 5, 5 से इसको काटा कितनी बार गया आपका 11 बार। तो यहाँ 1 के साथ में x का मल्टीप्लाई x और 3 का मल्टीप्लाई 11 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 11 तिया 33। तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा 33। तो ये आपका राइट आंसर हो गया 33। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपसे, एक कंप्यूटर का क्रय मूल्य 35,000 रुपये है तथा टैक्स 2,000 रुपये। देखो एक क्रय मूल्य, उसको कॉस्ट प्राइस आपसे कह रहा है कि सर 35,000 रुपये उस कंप्यूटर की कॉस्ट प्राइस है और उसमें 2,000 रुपये का टैक्स लग जाएगा, तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी 37,000 रुपये। तो आपसे क्या बोल रहा है कि सर उसकी वास्तविक मूल्य कितना है, तो 37,000 है। आपका आंसर कितना हो गया 37,000। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए क्या कह रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि √10 और √15 का मान ज्ञात कीजिए। तो √10 और इंटू में आपका √15। अब देखिए इनका कोई भी वर्गमूल नहीं होता है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 2 इंटू में 5, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई, फिर इसको क्या लिख सकते हो आप 3 इंटू में 5। इनको 2 टुकड़ों में बांट सकते हो आप। तो आपने इनको क्या करा सर टुकड़ों में बांट दिया। फिर अलग अलग अंडर रूट है तो एक ही अंडर रूट लगा दीजिए। 2 इंटू 3 इंटू में ये 5 और ये वाला 5। देखो 5 का तो पेयर बन गया, क्यों 2 नंबर का पेयर क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर ये रूट जो है वो 2 वाला है, इसलिए 2 नंबर का पेयर बना। तो 1 नंबर आपका क्या हो गया बाहर हो गया और अंडर रूट इस पर रह गया। अब इनको अलग अलग लिखने की जगह इनका मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए एक साथ। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 5√6। 5√6 आपका क्या हो गया आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 16 नंबर का क्वेश्चन आपसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर 1, 2 फिर 5 फिर 10 फिर 17 फिर 29, मतलब कह रहा है कि इसके अंदर कौन सा पद आपका गलत है वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर चेक करते हैं इसके अंदर सीरीज चल क्या रही है। तो 1 से 2 बना कितना ऐड हुआ आपका 1, फिर 2 से 5 बना कितना ऐड हुआ 3, 5 से 10 बना कितना ऐड हुआ 5, 10 से 17 बना कितना ऐड हुआ आपका 7। तो यहाँ पर सुनिए कि आप कितना ऐड होगा आपका सर 7 के प्लस में 9 होना चाहिए। देखो 1, 3, 5, 7, 9 मतलब आपकी विषम संख्याओं का ऐड चल रहा है। तो यहाँ पर विषम संख्या 17 के साथ में 9 का ऐड होगा, तो आपका कितना बनना चाहिए था 26, लेकिन बल कितना आ रहा आपका 29। तो आपका ये नंबर कितना आना था 26, लेकिन आ कितना गया 29। तो आपका गलत पद कौन सा हो गया 29 होगा। क्लियर है, आंसर इसका कितना होगा 29 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सही क्रम लगाओ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि
सही क्रम लगाओ। अब देखो इसका सही क्रम क्या होगा, तो सबसे पहले देखो घर, गली, कमरा, कस्बा, जिला, मतलब कुछ चीज़ें आपको बोला गया कि कोई भी व्यक्ति है सर, वो वहाँ सबसे पहले कहाँ से निकलेगा, कहाँ जाएगा, कहाँ पर पहुँचेगा। तो देखो सबसे पहली बात है कि सर घर, गली, कमरा, कस्बा, जिले में सबसे छोटी बात हो गई आपकी कमरे की, तो ये आपका सबसे पहले कितना आ गया 3। फिर कमरे के बाद से आप कहाँ आओगे, घर के अंदर, तो आपका कितना आ गया 1। फिर घर से आप कहाँ आओगे, गली में, तो कितना हो गया आपका 2। फिर गली से कहाँ आओगे आप, कस्बे में, फिर कितना हो गया आपका 4। फिर कस्बे से कहाँ पहुँच जाओगे आप, जिले में। तो आपका सीक्वेंस जो होगा 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5। आंसर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर किसी सांकेतिक भाषा में चेयर का कोड है 39, तो उसी सांकेतिक भाषा में पैंथर का कोड क्या होगा। चेयर का कोड आपका क्या कह रहा है सर, चेयर CHAIR, चेयर का कोड आपसे बोला 39। अच्छा ये 39 बना कैसे, तो एक बार क्या करते हैं सर, इन नंबरों का ऐड करके देते हैं। तो सी कितने नंबर पर, 3 पर, एच कितने पर होता है 8 पर, एक ए कितने पर होता है 1 पर, 9 कितने पर आपका 9 पर, आर कितने पर होता है आपका 18 पर। तो 18 9 27, 27 और 3 30, 30 और 8 कितने हो गए 28, 30 और 8 38, 38 और 1 कितने हो गए 39। तो इन सबको ऐड करने पर कितना आ गया आपका 39, जो उसने बोला है। मतलब उसी सांकेतिक भाषा में आपको पैंथर को भी ऐड करके बताना होगा। अब देखो पैंथर का हम लिखते हैं PANTHER, पैंथर को ऐड करके बताना है। तो P कितने पर हो गया आपका 16 पर, और A 1 पर, N 14 पर, T 20 पर, और H आपका 8 पर, E आपका 5 पर, R कितने पर 18 पर। अब देखो यहाँ पर ये कितना हो गया आपका 20, ये हो गया आपका 20 और 20, और ये कितना हो गया आपके 20, और ये हो गया 10 20 40, 40 और 10 50, 50 ही हो गए आपके। 50 से 10 आपके कितने हो गए 60, 60 और 8 कितने हो गए 58, 58 में 6 जोड़ोगे तो कितना हो गया आपका 58 में 8 जोड़ोगे, सॉरी 58 में 8 जोड़ेंगे तो आपका हो गया ये 66, और 66 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 66 में 5 जोड़ेंगे तो 71, और 71 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 71। गलत हो गया क्या, चलिए एक बार फिर से चेक करते हैं हम यहाँ पर। देखिए 20 और 14 कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका देखो 10 और 10 20, और 20 और 10 कितने हो गए 30, 30 और 20 कितने हो गए आपके 50, 50 और ये कितने हो गए 50 से 60 68, 68 और 8 कितने हो गए आपके 68 और 8 हो गए आपके 76, और 76 और आपके ये 5 कितने हो गए 76 और 5 हो गए आपके 76 और 5 हो गए 81, और 81 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 82। तो इन सबको ऐड करने पर हमारा कितना बनेगा 82। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इससे अगला जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक पंक्ति में रोहित का स्थान प्रारंभ से 15वां है। एक पंक्ति में रोहित का स्थान प्रारंभ से, स्टार्टिंग से इसका कौन सा स्थान है, यहाँ से स्टार्टिंग से रोहित का स्थान है 15वां। तो हमने कहा सर यहाँ से स्टार्टिंग से यहाँ पर जो रोहित बैठा है वो कितने नंबर पर बैठा है 15वें पर है। तो अंत में तथा अंत से 11वां है, अंत से कितना है उसका 11वां है। यदि वो लास्ट से आएगा वो तो ये कितने नंबर पर आएगा 11वें नंबर से। मतलब स्टार्टिंग से हम काउंटिंग करेंगे तो यहाँ से कौन से नंबर पे पहुँच गया रोहित 15वें नंबर पे, और लास्ट से काउंटिंग करेंगे तो ये कौन से नंबर पे पहुँच गया हमारा 11वें नंबर पे। तो देखिए इसी व्यक्ति को हमने एक बार इधर से ऐड करा, एक बार इसको इधर से ऐड करा। तो सुनिए मेरी बात को, ये 15वां नंबर इधर से आया था, मतलब 14 व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए थे हमारे। इधर से हमने काउंटिंग पर करा तो 11वां नंबर आया था, मतलब 10 व्यक्ति इधर बैठे थे, और दो बार हमने इसी व्यक्ति को एक बार इधर से एक बार इधर से काउंट करा तो एक ही व्यक्ति है। तो इन सबको आप ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 14 और 1 15, 15 और 10 कितने हो गए आपके, आंसर आएगा 25। तो उस पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं आपके 25 लोग हैं। क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, जब भी आपका कभी इधर से ऐड करना हो, इस इधर से ऐड करना हो, एक ही व्यक्ति की जब भी बात करी जाए तो आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों नंबरों को यानी कि सर 15 और 11 दोनों को जोड़कर जो आंसर आएगा उसमें से एक कम करके आंसर बोल देना। तो आंसर कितना होगा आपका 25 होगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1 9 25 81 121। देखिए यहाँ पर गैप है, यहाँ पर समझना मेरी बात को, यहाँ पर आपका एक खाली स्थान है जिसकी आपको पूर्ति करनी थी, ठीक है ना। फिर इसके बाद में आपका कितना था 81। तो देखो ये आपका है 1 9 25 फिर कॉमा फिर क्वेश्चन मार्क,
ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क, फिर आपका 81 और फिर आपका 121। तो देखो एक का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यहाँ पर खाली है 7, 9 का स्क्वायर कितना होगा आपका 81 और 11 का स्क्वायर कितना होगा 181, 1 3 5 फिर 7 का स्क्वायर कितना होगा आपका 49। तो आंसर कितना होगा आपका 49। ठीक है, यहाँ तक ये आपका क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद में आपका एक इसी तरह से आपका ये सेट पेपर कंप्लीट होता है, आगे भी इसी तरह से बने रहिए, आपका सेट पेपर में आपको पूरी तरह से कंप्लीट करवाता रहता हूँ। ठीक है, जय हिंद।